नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का टारगेट विथ आलोक के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग अपने अध्ययन के अगली कड़ी में अध्ययन करेंगे। मूल्यांकन से ही संबंधित अध्ययन हमारा होगा इस पार्ट में भी, और उम्मीद करता हूं कि आज के पार्ट में हम लोग मूल्यांकन से संबंधित अध्ययन को कंप्लीट कर पाएंगे। परीक्षा के दृष्टि से जो मूल्यांकन से प्रश्न बनता है, जिन जिन बिंदुओं से मूल्यांकन से प्रश्न उठाए जाते हैं, फोकस करके उन बिंदुओं से महत्वपूर्ण बिंदु को उठा करके हम लोग समझेंगे। पीछे हम लोग पिछले वाले सेशन में उद्देश्यों का अध्ययन कर लिया था। आज इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे मूल्यांकन के महत्व को पढ़ेंगे कि मूल्यांकन का महत्व क्या होता है। मूल्यांकन के महत्व में कुछ जरूरी बिंदुओं का अध्ययन कर लेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, या यूं कह लें कि ऐसे ही बिल्कुल परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछेगा मूल्यांकन का महत्व है, ऐसे प्रश्न बन जाता है। मूल्यांकन के संदर्भ में कथन भी कर देगा, मूल्यांकन के वैल्यू को पूछ लेगा, उसके महत्व को पूछ लेगा। तो वही बिंदु ध्यान में रखना है। कुल मिलाजुला करके जो विशेषताएं होती हैं मूल्यांकन के, वही कुल मिलाजुला करके महत्व को भी इंगित कर देते हैं। क्या महत्व होता है इसका, वैल्यू क्या है इसका, वही चेक करना है। तो वैल्यू में इसके निकल करके आएगा। पहली बात तो यह है कि छात्रों के अध्ययन की ओर, छात्रों को अध्ययन की ओर उन्मुख बनाना, बिल्कुल ये इसका महत्व है मूल्यांकन का, कि छात्रों को अधिगम की ओर उन्मुख बनाएंगे आप, या यूं कह लें कि यही अधिगम की तरफ, लर्निंग की तरफ उसे अग्रसरित करेंगे, बढ़ाएंगे आगे की दिशा में। कारण क्या है कि जब आप छात्रों के मूल्यांकन को करेंगे तो उनके 3 क्षेत्रों का मूल्यांकन होता है। शैक्षिक मूल्यांकन की बात चल रही है, तो जब उनके ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन आप शैक्षिक नजरिए से करोगे तो उनकी कमजोरियों का पता लगेगा। कहां पर वो लर्निंग करने में असमर्थ हैं, या लर्निंग करने में बच्चा इंटरेस्टेड है या नहीं है, इन तमाम बातों की जानकारी आपको किससे होगी, इवैल्यूएशन से होगी। तो इवैल्यूएशन हेल्प करेगा आपको कि आप बच्चे की जो कमजोरी है उसे दूर करो। इसका मतलब है आप बालक को लर्निंग की ओर लगातार आगे बढ़ाओगे, कंटिन्यूटी आएगी उसके लर्निंग में आपकी मोटिवेशन से, क्योंकि मूल्यांकन से आपको पता चल जाएगा कि हमारी कक्षा के कितने छात्र ऐसे हैं जो मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं सीखने के लिए, लर्निंग के लिए। तो जब आपको कंफर्म हो जाएगा तब आप बच्चों को प्रेरित करोगे, और जब आप प्रेरित करोगे तो बच्चा लर्निंग करेगा, उस दिशा में आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये पहला महत्व हो गया। दूसरे महत्व की बात करें तो छात्रों के व्यक्तिगत मार्गदर्शन में सहायक है। व्यक्तिगत समस्याएं भी होती हैं छात्रों की, आप एक मनोवैज्ञानिक के व्यवहार में भी रहोगे, यानी आप परामर्शदाता की भी भूमिका में रहोगे, आप निर्देशक की भी भूमिका में रहोगे, निर्देशन भी करोगे बच्चों का कक्ष में, या विद्यालय परिवेश की बात करें तो व्यक्तिगत जो समस्याएं बालक की है, आप उन समस्याओं, उन कठिनाइयों को दूर करके बालक का व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी करेंगे। उसके दिशा और दशा को आप क्लियर समझाओगे, उसकी क्षमताओं को आप उसे आभास करवाओगे, आप उसके उद्देश्यों को क्लियर करोगे, ताकि बच्चा आसानी से अपने उद्देश्यों की तरफ उन्मुख हो या बढ़े। ठीक है, तीसरे की बात करेंगे तो शिक्षण उद्देश्यों के प्राप्ति को संभव बनाना। कोई भी प्रक्रिया हो वो उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया की सार्थकता इस बात में निहित होती है कि वह उद्देश्यपूर्ण हो। यदि उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया नहीं होगी तो पीछे हम 3 लेक्चर से यही चिल्लाते आ रहे हैं कि शिक्षण बिना उद्देश्य के कभी संभव हो ही नहीं सकता। वह प्रभावकारी शिक्षण नहीं हो सकता है जिसका उद्देश्य क्लियर ना हो। मूल्यांकन करने के बाद, इवैल्यूएशन के बाद, आफ्टर इवैल्यूएशन आपको यह क्लियर हो जाएगा कि आपके शिक्षण उद्देश्य स्पष्ट हैं कि नहीं है, उनकी प्राप्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। तब एक फायदा, और यह सबसे बड़ा फायदा यह निकल करके आएगा कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति को आप संभव बनाओगे किसके जरिए, इवैल्यूएशन के जरिए। छात्रों के कमजोरियों को जानने में सहायक होगा इवैल्यूएशन। जब आप उनका इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो उनके कमजोरी कहां पर है, वो कहां पर लर्निंग करने में अक्षम है, असमर्थ हैं, इन चीजों की जानकारी आपको मिलेगी, और आप उनकी समस्याओं का निवारण करके, उसे दूर करके आप उनको आगे बढ़ाएंगे, वह लर्निंग करें और अपने व्यवहार का परिमार्जन करें, मॉडिफाई करें अपने बिहेवियर को, और एक बेहतर नागरिक बनने की दिशा में आगे बढ़ें। बच्चों के प्रगति में सहायक होगा। जाहिर सी बात है कि जब इन चीजों की जानकारी आपको मिलेगी तो बच्चा प्रोग्रेस करेगा। सहायता मिलेगी उसको कि नहीं मिलेगी, उसे अपने जीवन के जिस उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है, आप इवैल्यूएशन के जरिए उसे
प्रोग्रेस करने का अवसर उपलब्ध करवाएंगे, चांस उपलब्ध करवाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। एक और महत्व इसका निकल करके आएगा, शैक्षिक व व्यावसायिक मार्गदर्शन में सहायक होगा। ये इवैल्यूएशन शैक्षिक मार्गदर्शन भी करेगा, यानी कि लर्निंग को लेकर के, शिक्षण अधिगम को लेकर के बच्चे को कहां कठिनाई हो रही है, अध्यापक की पढ़ाने के तौर तरीके क्या बच्चे तक पहुंच रहे हैं, इसकी भी जानकारी मिल जाएगी। और बच्चे को क्या वह टॉपिक क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं, इस बात की भी जानकारी मिलेगी। तो जो शैक्षिक समस्याएं बच्चे की हैं उसके भी दूर करने की माध्यम मिलेंगे इवैल्यूएशन के जरिए। और एक बात और, व्यावसायिक मार्गदर्शन भी बच्चे को मिलेगा। है, शिक्षा केवल व्यक्तित्व का निखार करती है, इतना ही महत्वपूर्ण तो है गांधी जी के अनुसार, लेकिन शिक्षा का एक और कार्य होना चाहिए कि वह रोजी रोटी का माध्यम बने, रोजी रोटी के साधन को उपलब्ध करा दे बच्चे को। तो जो व्यावसायिक समस्याएं होती हैं उन व्यावसायिक समस्याओं का भी निवारण होगा मूल्यांकन करने के बाद, कि किस शिक्षा को प्राप्त करके किस रोजगार की तरफ बच्चा आगे बढ़ सकता है, कौन सी दिशा उसकी हो सकती है रोजी रोटी की, किस दिशा में बच्चे की क्षमता है कि वह कार्य का निष्पादन कर सकता है। तो ये तमाम चीजों की जानकारी व्यवसायिक से संबंधित हो जाएंगी, तब आप उसको भी दूर कर पाएंगे। ये महत्व हो गया इवैल्यूएशन का। बगैर देर किए हम लोग तुरंत पढ़ लेते हैं मूल्यांकन के पद कौन कौन से होते हैं। स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के पद क्या होते हैं, स्टेप क्या होते हैं, ये परीक्षा के नजरिए से महत्वपूर्ण है। आपको सीधे सीधे यही पूछेगा कि मूल्यांकन के पद हैं, कितने पद होते हैं मूल्यांकन के। आइए, सबसे पहला पद होता है मूल्यांकन का, मूल्यांकन के उद्देश्यों का चयन। सबसे पहला उद्देश्यों का चयन करना होता है, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव, और किसका, इवैल्यूएशन के, इवैल्यूएशन के ऑब्जेक्टिव का सिलेक्शन करना, उद्देश्य का सिलेक्शन करना, चुनाव करना। तो यहां पर केवल चयन करने की बात करता है, उद्देश्यों का चयन किया जाए कि किसका इवैल्यूएशन करना है, शैक्षिक इवैल्यूएशन, व्यावसायिक इवैल्यूएशन, व्यक्तिगत या संस्थागत, किस तरीके का इवैल्यूएशन करना है, इसका चयन किया जाए, उसके ऑब्जेक्टिव का सिलेक्शन करना है। दूसरा स्टेप इसका होता है मूल्यांकन के उद्देश्यों का निर्धारण करना है। मूल्यांकन के उद्देश्यों का निर्धारण करना, यानी कि सिलेक्शन करना और निर्धारण करने का अंतर क्या होता है, यह मैं आपको समझा देता हूं। निर्धारण करने का मतलब है व्यवहार परिवर्तन के संदर्भ में, व्यवहार परिवर्तन के संदर्भ में, व्यवहार परिवर्तन के संदर्भ में, यानी कि लर्निंग के संदर्भ में। जब बच्चे के लर्निंग के संदर्भ में आप इवैल्यूएशन करोगे तो उसका निर्धारण किया जाएगा कि किन किन क्षेत्रों में आप उसके व्यवहार के परिवर्तन का मूल्यांकन करेंगे, तब यह मूल्यांकन का निर्धारण हो जाएगा। अगली बात की चर्चा करते हैं, तो मूल्यांकन प्रविधियों का चयन करेंगे आप, किस तकनीकी से आप इवैल्यूएशन करोगे, तो उसकी टेक्निक का निर्धारण करना जरूरी है कि आप कितनी तकनीकियों का प्रयोग करोगे, यह सब पहले कर लेना होगा। ये शुरुआती योजनाएं होती हैं, किसी भी कार्य की सफलता इस बात में भी डिपेंड करती है कि उस कार्य को करने से पहले आप उस कार्य को सिद्ध करने के लिए जो आवश्यक उपकरण होंगे, आवश्यक रणनीतियां होंगी, आप उसमें कितनी तैयारी किए। तो इवैल्यूएशन करने के पूर्व की यह प्रक्रिया होती है, काफी इवैल्यूएशन के संपूर्ण प्रक्रियाओं को, योजनाओं को पहले ही तैयार कर लो। तो जब इवैल्यूएशन की योजनाओं को आप तैयार करोगे, उसकी कार्य नीतियां आप जब बनाओगे, तो उसकी कार्य नीतियों को बनाने में उसके पदों का चयन करना जरूरी हो जाता है। तो उद्देश्यों का चयन करना, उद्देश्यों का निर्धारण करना और मूल्यांकन प्रविधियों का चयन करना कि किस तकनीकी से आप इवैल्यूएशन करोगे, इवैल्यूएशन की टेक्निक की जानकारी आवश्यक हो जाएगी। और अगला पद होता है मूल्यांकन प्रविधियों का प्रयोग करना। जिन तकनीकी का निर्धारण आप करोगे उन तकनीकियों का फिर प्रयोग करना, और जब तकनीकियों का प्रयोग करेंगे आप, तो तकनीकियों के प्रयोग के बाद आपको परिणाम प्राप्त होगा, रिजल्ट प्राप्त होगा। तो यानी कि ये वाला पद जो हो जाएगा, ये पद हो जाएगा मूल्यांकन प्रविधियों का प्रयोग करना तथा परिणाम की प्राप्ति करना। और जब परिणाम, रिजल्ट की प्राप्ति कर लेंगे इवैल्यूएशन करके, तब परिणामों की व्याख्या करना। व्याख्या करने का मतलब क्या है कि
उसके विषय में तमाम चीजों को ध्यान देना, गुण और दोषों का विवेचन करना कि बच्चे का शैक्षिक मूल्यांकन करने के बाद क्या रिजल्ट मिला, वो रिजल्ट क्यों मिला, उसके पीछे कमी क्या रही, अगर कमी है तो उसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। इन तमाम बातों की जानकारी जब आपको मिलेगी तब यह अंतिम पद हो जाएगा इवैल्यूएशन का, परिणामों की व्याख्या करना। ये तो हो गया मूल्यांकन के पदों की बात हमने कर दिया। अब हम यहां पर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा मूल्यांकन के गुण कौन कौन से होते हैं, यहां से भी परीक्षा के प्रश्न पूछे जाते हैं। मूल्यांकन के गुण, गुण कैरेक्टर ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के गुण की बात करते हैं। आइए मूल्यांकन के गुण, यहां से परीक्षा के प्रश्न पूछे जाते हैं। यह भी पॉइंट आपके परीक्षा के नजरिए से महत्वपूर्ण है। पहली बात तो मैं आपको यह समझा देता हूं कि वही बिंदु उठाया गया है जो एग्जाम के नजरिए से महत्वपूर्ण होता है, जहां से परीक्षा के प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं। थोड़े बहुत इधर उधर शब्दावली करके परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेगा, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। मूल्यांकन के गुण में सबसे पहला गुण मूल्यांकन का होता है वैधता। सबसे पहला गुण होता है मूल्यांकन का वैधता, जिसको कहते हैं। वैधता का मतलब वैलिडिटी। जिस उद्देश्य का मूल्यांकन करना हो, उस उद्देश्य का मूल्यांकन यदि हो जाता है तब उन साधनों या उपकरणों को वैध कहा जाता है। मूल्यांकन वैलिड होना चाहिए, वैध होना चाहिए। वैध कैसे होगा, तो कह रहा कि जिन साधनों, जिन उद्देश्यों का मूल्यांकन करना होता है, जिन उद्देश्यों का, जिन उद्देश्यों का मूल्यांकन करना होता है, मूल्यांकन करना होता है, यदि उनका मूल्यांकन हो जाता है, उनका मूल्यांकन हो जाता है, मूल्यांकन हो जाता है तो मूल्यांकन में प्रयोग किया गया या मूल्यांकन में प्रयुक्त, मूल्यांकन में प्रयुक्त समस्त उपकरण एवं तकनीकियों को वैध माना जाएगा। ठीक, यही मूल्यांकन की वैधता है। बहुत इजी है, कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए इसमें। वैधता की व्याख्या कर रहे हैं कि सबसे पहला गुण होता है मूल्यांकन का कि मूल्यांकन में वैधता होनी चाहिए। अब वैधता को कैसे क्लेरिफाई करेंगे, तो वैधता को क्लेरिफाई करना है, वैलिडिटी को, तो उसके लिए क्या कर रहा है कि जिन उद्देश्यों का मूल्यांकन हम करने जा रहे हैं, यदि उन उद्देश्यों का मूल्यांकन पूरा होता है बिना किसी व्यवधान के, तब यह माना जाएगा कि मूल्यांकन में प्रयुक्त हुए जो उपकरण हैं, जिन उपकरणों का प्रयोग हम मूल्यांकन के लिए कर रहे हैं तथा जिन तकनीकियों का भी प्रयोग हम मूल्यांकन के लिए कर रहे हैं, वो तकनीकी और वो उपकरण तब वैध माने जाएंगे, वैलिड माने जाएंगे उस मूल्यांकन हेतु। यही मूल्यांकन की वैधता होती है। पहला गुण हमने समझा दिया आपको। दूसरा गुण हम समझा देते हैं आपको। मूल्यांकन का दूसरा गुण क्या हो जाएगा, मूल्यांकन का दूसरा गुण हो जाएगा वैधता के बाद विश्वसनीयता। विश्वसनीयता दूसरा गुण होता है मूल्यांकन का। विश्वसनीयता, मूल्यांकन में विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। विश्वसनीयता का अर्थ होता है विश्वास के पात्र, अर्थात जब अंकों का बदलाव ना हो, दोबारा से चेक करने पर भी अंक समान रहे, तब वह विश्वसनीय होता है मूल्यांकन। यानी मूल्यांकन के दोहराए जाने के बाद भी, मूल्यांकन के दोहराए जाने के बाद, मूल्यांकन के दोहराए जाने के बाद भी
जब अंकों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अंकों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब उसे मूल्यांकन की विश्वसनीयता कहते हैं। जैसे आपको समझाएं, जब ऑब्जेक्टिव किस्म के हम क्वेश्चन रख करके बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से जब बच्चों का मूल्यांकन होगा, मान लीजिए उसके विषय से हम 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का चयन करेंगे, निर्माण करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न का निर्माण कर लिया और उससे उनकी परीक्षा करवा लिए, तब जाहिर सी बात है कि जितनी भी बार हम चेक करेंगे विश्वसनीयता निकल करके आएगी। मान लीजिए 100 में से बच्चे ने 60 क्वेश्चन सही किए, तो पहली बार चेक करने के बाद भी 60 निकल करके आएगा, दूसरी बार भी चेक करेंगे तो भी 60 निकल करके आएगा। यानी कि मूल्यांकन के वैधता विश्वसनीयता को ही ध्यान में रख करके प्रश्नों के प्रकार निर्धारित किए गए हैं। मुक्त उत्तरी प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न। तो जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, जिसमें व्याख्यात्मक तरीके से लिखा जाता है, उस प्रश्न में विश्वसनीयता की कमी होती है कि हो सकता है कि निबंधात्मक रूप में या डेरिवेशनल रूप में आपने लिखा कुछ, ठीक है, बहुत व्याख्यायित करके आपने एक प्रश्न का उत्तर दिया, हम उसको चेक करने के लिए बैठे, हमारा नजरिया और आपका नजरिया दोनों का टैली नहीं किया, तो हम अपने अकॉर्डिंग आपका उत्तर सही नहीं मान करके आपके अंकों में कमी कर देंगे, कुछ विश्वसनीयता की कमी हो जाएगी। कि कोई व्यक्ति चेक कर रहा है जिसके भाव और विचार आपके भाव और विचार के जैसे हो गए लगभग, तो वह आपके लिखे गए जितने भी तरीके हैं, जो कुछ भी व्याख्या में प्रस्तुत किया है, उसको अच्छा लगेगा तो वो अच्छा नंबर दे देगा। कोई दूसरा अगर चेक करवाया जा रहा है, किसी दूसरे से मूल्यांकन करवाया जा रहा है, तो पता लगे कि उसको आपका भाव विचार अच्छा नहीं लगा उस मुद्दे पर, तो वो आपका नंबर कम कर देगा। तो ज्यादातर मूल्यांकन की जो विश्वसनीयता होती है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में ही देखने, ठीक है। आगे हम लोग प्रश्नों के प्रकार की चर्चा करेंगे और विश्वसनीयता की चर्चा भी करेंगे कि किसमें विश्वसनीयता ज्यादा हो सकती है। इसके बाद एक तीसरी विशेषता यहां पर निकल करके, एक तीसरा गुण इसका निकल करके आता है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है मूल्यांकन पक्षपात रहित होता है, उत्तर के लिए लिखित आधार पर ही मूल्यांकन होता है, ना कि परीक्षा के दृष्टि के आधार पर। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में या वस्तुनिष्ठता में प्रश्न का अर्थ स्पष्ट होता है, उसमें कोई भी भ्रांति नहीं होती है। यानी कि मूल्यांकन का एक और गुण होता है कि मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्नों के समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है। यदि ऑब्जेक्टिविटी का लक्षण होगा मूल्यांकन में, तो उसमें कोई समस्या नहीं होगी, वही हर बालक समझेगा। एक एक प्रश्न को जैसा पहला बालक समझेगा वैसा दूसरा समझेगा, वैसा तीसरा समझेगा, वैसा चौथा समझेगा, कक्षा कक्षा के जितने बच्चे हैं सब वैसे ही समझेंगे। तो वस्तुनिष्ठता भी होनी आवश्यक है, इसी से मूल्यांकन की वैधता संभव होती है। व्यापकता होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है, अर्थात गहराई में मूल्यांकन करते समय किसी भी विषय की गहराई से प्रश्न पूछना आवश्यक है। यानी कि मूल्यांकन में व्यापकता होनी चाहिए। एक और गुण होता है मूल्यांकन में व्यापकता होनी चाहिए, व्यापकता भी इसका एक गुण है, क्योंकि विषय की गहराई की जानकारी भी इवैल्यूएशन में होनी चाहिए। अब मान लीजिए बच्चों 100 बच्चों को आपने बैठाया, मूल्यांकन का हिस्सा बनाया 100 बच्चों का, अब इसमें से 50 बच्चों से आप विषय में ऊपर ऊपर से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, 50 बच्चों से विषय में ऊपर ऊपर से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, और 50 बच्चों से आप विषय के गहराई में भी जाकर के सवाल पूछ रहे हैं, तो मूल्यांकन तो डिस्टर्ब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दोनों की क्षमताओं में अंतर आपको मिलने लगेगा। तो मूल्यांकन की एक और विशेषता होनी चाहिए कि कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए मूल्यांकन। मूल्यांकन चूंकि एक व्यापक प्रक्रिया है, इसलिए इस व्यापक प्रक्रिया को
व्यापक बनाने की दिशा में भी प्रयत्न करना चाहिए और विषय का गहराई से मूल्यांकन करने के लिए विषय में गहराई से भी प्रश्न उठाए जाने चाहिए। ये इसकी व्यापकता को सिद्ध करेंगे। ठीक है। एक और गुण होता है मूल्यांकन का, उसके बाद व्यापकता के बाद उपयोगिता होती है, यूजफुलनेस। अच्छा मूल्यांकन हमेशा जीवन के लिए उपयोगी होता है, यह व्यवहारिक होता है, तो प्रशिक्षण एवं जीवन में उपयोग किया जाता है। यानी मूल्यांकन की एक और विशेषता होनी चाहिए, मूल्यांकन की उपयोगिता होनी चाहिए। मूल्यांकन की उपयोगिता होनी चाहिए, यानी कि जो मूल्यांकन किया जा रहा है वह मूल्यांकन यदि विश्वसनीय है, तो जब मूल्यांकन की विश्वसनीयता को सिद्ध कर दिया जाएगा तब वो उस मूल्यांकन का उपयोग भी किया जाए, वह उपयोगी भी होना चाहिए। प्रशिक्षण में भी इसका प्रयोग किया जाना चाहिए और जीवन में भी इसका उपयोग किया जाना चाहिए। यदि मूल्यांकन में विश्वसनीयता दिखी तो विभेदीकरण होना चाहिए। मूल्यांकन का एक और गुण है डिफरेंशिएशन होना चाहिए। मूल्यांकन में बच्चों में विभेद कर सकने की क्षमता होनी चाहिए। विभेदीकरण एक इसका और गुण होना चाहिए। मूल्यांकन में बच्चों के बीच डिफरेंस को क्लियर करने की क्षमता होनी चाहिए। बच्चों के बीच जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, उसको स्पष्ट करने की क्षमता मूल्यांकन में होनी चाहिए। मूल्यांकन में बच्चे के विभेद कर सकने की अगर क्षमता होगी तो बच्चों का मूल्यांकन निष्पक्ष रूप से होगा। यदि बच्चों के बीच का अंतर मूल्यांकन क्लियर करता है तभी मूल्यांकन में निष्पक्षता होगी। निष्पक्ष तरीके से बच्चों का मूल्यांकन तभी संभव है। तो ये हमने गुणों की बात कर दी। मूल्यांकन के कितने गुण होते हैं? वैधता होता है, विश्वसनीयता होता है, दिमाग में बैठाइएगा, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, उपयोगिता, विभेदीकरण। प्रश्न बनेगा मूल्यांकन के गुण होते हैं या मूल्यांकन का गुण नहीं है, इस टाइप का प्रश्न बनेगा तो इसी में से विकल्प बनाएगा। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपने मस्तिष्क में इसको बैठा लेंगे कि मूल्यांकन की वैधता होनी चाहिए, मूल्यांकन में विश्वसनीयता होनी चाहिए और मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए और डिफरेंशियल होना चाहिए। विभेदीकरण करना आता हो मूल्यांकन में। ये तो मूल्यांकन का हमने समझा दिया आपको, गुण मूल्यांकन के गुण हो गए। इसके बाद मूल्यांकन के गुण के बाद हम आपको समझा देते हैं, यहां पर थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं, प्रश्नों के प्रकार की बात कर देते हैं। क्योंकि मूल्यांकन करते समय जब मूल्यांकन के गुणों का निर्धारण हम कर रहे हैं तो मूल्यांकन के गुणों का निर्धारण करेंगे, उसकी वैधता, उसकी विश्वसनीयता, उसकी उपयोगिता, उसके विभेदीकरण को तभी स्पष्ट किया जा सकता है जब हम प्रश्नों के प्रकार को समझ लें कि कौन से प्रश्न रख करके मूल्यांकन करने होते हैं। तो एक पॉइंट और हम लोग पढ़ लेते हैं, प्रश्नों के प्रकार। ये आपके सीटेट के सिलेबस में है। प्रश्नों के प्रकार, कितने प्रकार के प्रश्नों को आधार बनाया जाना चाहिए मूल्यांकन के लिए? तो मूल्यांकन के लिए जिन प्रश्नों को आधार बनाया जाना चाहिए उन प्रश्नों में एक होता है मुक्त उत्तरीय प्रश्न और दूसरा होता है सीमित उत्तरीय प्रश्न या बंध उत्तरीय प्रश्न। मुक्त उत्तरीय प्रश्न, मुक्त उत्तरीय प्रश्न और एक होता है सीमित उत्तरीय प्रश्न। सीमित उत्तरीय प्रश्न, ये दो प्रकार के प्रश्न होते हैं। मुक्त उत्तरीय प्रश्न का मतलब होता है कि इन प्रश्नों में हमें अपने विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होती है। जिन प्रश्नों में विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता, विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता, जिन प्रश्नों में हमें अपने विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी उन प्रश्नों को हम मुक्त उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। उनको हम मुक्त उत्तरीय प्रश्न करेंगे और हम अपने विचारों को अपने तरीकों से प्रस्तुत कर सकते हो। इसके अंतर्गत आएगा लघु उत्तरीय और निबंधात्मक प्रश्न। कौन कौन से आएंगे इसके अंतर्गत? लघु उत्तरीय और निबंधात्मक। लघु उत्तरीय प्रश्न और दूसरा प्रश्न इसके अंतर्गत आता है
निबंधात्मक। ये वो प्रश्न होते हैं जिसमें आप अपने विचार अपने तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, लघु उत्तरी और निबंध उत्तरी प्रश्न। दूसरे प्रश्न की बात करें जिसमें सीमित उत्तरी प्रश्न की बात करता है, तो सीमित उत्तरी प्रश्न का मतलब है कि जिसमें हम अपने विचारों को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता ना हो, यानी कि विचार को आप अपने अनुसार नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं। विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता, प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता ना हो, बल्कि प्रश्न से संबंधित विचार या उत्तर विकल्प में दिए गए हों, विकल्प में दिए गए हों, उन्हीं में से चुनाव करना हो। तो इसके अंतर्गत आ जाता है, प्रश्न के प्रकार की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत आएगा बहुविकल्पी प्रश्न, कोई एक विकल्प जो आप चुन सकते हैं, सत्य या असत्य आ सकता है, मिलान करने वाला क्वेश्चन आ सकता है, खाली स्थान भरने वाला आ सकता है, वर्गीकृत प्रश्न आ सकता है, 5-6 शब्दों के एक समूह में से कोई एक अलग शब्द निकालने की बात करता है, व्यवस्थितीकरण पर प्रश्न आ सकता है, शब्दों को व्यवस्थित रूप से लगाने का आ सकता है। कितने प्रकार के ये हो सकते हैं, सीमित उत्तरी प्रश्न कितने प्रकार के हो सकते हैं, उसको मैं आपको समझा देता हूं अगले पेज पर। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहला हमने समझा दिया, जब भी आप मूल्यांकन करने जाओगे तो मूल्यांकन में सबसे पहले तकनीकी का निर्धारण करोगे कि किन तरीकों का, किस टाइप का प्रश्न बना करके आप बच्चों का मूल्यांकन करोगे। तो प्रश्न के मूलतः 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है मुक्त उत्तरीय प्रश्न, दूसरा प्रकार होता है सीमित उत्तरीय प्रश्न। मुक्त उत्तरीय प्रश्न में किस बात की जाती है मित्रों, तो मुक्त उत्तरीय प्रश्न में कहा जाता है कि जिसमें विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता हो, आजादी हो, यानी कि आप जो भी प्रश्न पूछा जा रहा हो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ उत्तर लिख सकते हो, आप अपना विचार वहां पर प्रस्तुत कर सकते हो। तो यहां पर विचार जब आप अपना प्रस्तुत करोगे तो कितने टाइप के प्रश्न निकल करके आएंगे। तो पहला प्रश्न यहां पर निकल करके आता है लघु उत्तरीय प्रश्न का, यानी कि कुछ सीमित शब्दों में आप विचार को प्रस्तुत करोगे तो छोटे उत्तरीय वाले होंगे, लघु उत्तरीय जिसको बोलते हैं। और निबंधात्मक प्रश्न होते हैं जिसमें आप अपना विचार बहुत डेरिवेशन के साथ लिख सकते हैं, बहुत विश्लेषण व्याख्या करके आप लिख सकते हो। अच्छा, इसमें जो होता है विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता जिन प्रश्नों में होती है वहां पर केवल चेक किया जाता है बालक की मौखिक अभिव्यक्ति, वह अंदर से कितना जानता है, उन चीजों को लिपिबद्ध करता है। जब वो लिखता है तो उसके विचार, उसके भाव को समझा जाता है चेक करके। यहां पर जो मुक्त उत्तरी प्रश्न होते हैं इसके मूल्यांकन की विश्वसनीयता थोड़ी सी कमजोर होती है, खतरे में होती है, लेकिन मूल्यांकन की विश्वसनीयता इनके जरिए बहुत सटीक होती है। यहां क्या होता है, सीमित उत्तरी प्रश्नों में क्या होता है कि विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता नहीं होती है, बल्कि प्रश्न से संबंधित विचार या उत्तर विकल्प में दिए गए होते हैं। अब वो चाहे सत्य या असत्य के रूप में दिए गए हो कि निम्नलिखित के संदर्भ में सही कथन है, इस तरीके का प्रश्न पूछ सकता है। सत्य या असत्य के रूप में पूछ सकता है, 4 बातें लिख करके सत्य और असत्य का चुनाव, जो हम छोटी कक्षाओं में देखते हैं इन प्रश्नों का तरीका। मिलान करने की बात कर देता है। तो हम देख लेते हैं कि सीमित उत्तरी प्रश्नों के प्रकार कितने होते हैं। आइए सीमित उत्तरी प्रश्नों के प्रकार की बात करेंगे तो कुछ प्रकार हम आपको समझा देते हैं। सीमित उत्तरी प्रश्नों के प्रकार। तो जब हम सीमित उत्तरीय प्रश्नों के प्रकार की बात करेंगे तो सबसे पहले यहां पर बता देते हैं आपको, बहुविकल्पी प्रश्न इसी में आएगा। बहुविकल्पीय प्रश्नों का जो टाइप होता है वह सीमित उत्तरीय प्रश्न में आएगा कि एक कथन दे देगा, उससे संबंधित 4 विकल्प दे देगा या कई विकल्प दे देगा, 4 से ज्यादा विकल्प दे देगा, चुनना होगा, ऐसे भी हो सकता है, ए विकल्प, बी विकल्प, सी डी विकल्प।
इसमें से कोई एक विकल्प का चुनाव करना होगा, या बहुत सारी बातें लिख दी जाए उससे संबंधित, यह भी बहुविकल्पी में ही आता है। जितने तरीके का क्वेश्चन आप फेस करते हो सब बहुविकल्पी होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में कई विकल्प दे दे, कई बातें लिख दे, कई बातें लिख करके उसके बाद कह दे ए बी सी तीनों सही हैं, बी सी दोनों सही हैं, इस तरीके का यह भी बहुविकल्पी आता है। यह भी है सीमित उत्तरी प्रश्न कहलाता है। ठीक है, तो बहुविकल्पी हो गया। इसके अंतर्गत बहुविकल्पी के बाद एक सत्य और असत्य टाइप का हो जाता है। सत्य असत्य टाइप के प्रश्न का प्रकार भी इसी में आता है। सीमित उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत यह भी आता है। मिलान करना, सही मिलान का प्रश्न जो पूछा जाता है, सही मिलान वह भी सीमित उत्तरी होता है, बहुविकल्पी के श्रेणी में आता है। खाली स्थान की पूर्ति करना, रिक्त स्थान को भरना, खाली स्थान की पूर्ति या रिक्त स्थान की पूर्ति करना, यह भी इसी प्रकार के प्रश्न में आता है, बहुविकल्पी प्रश्न में ही आता है। और वर्गीकृत प्रश्न आता है, यानी कि 5-6 शब्दों के एक समूह में से एक शब्द को अलग निकालना। वर्गीकरण का प्रश्न, वर्गीकरण के प्रश्न भी इसी प्रकार के आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको समझा दे, वर्गीकरण के प्रश्न की बात करें, जैसे कई देशों का नाम लिख दे या कई राज्यों का नाम लिख दे, राज्यों की राजधानी, राज्य राजधानी, इस तरीके का विकल्प बना दे, यानी उत्तर प्रदेश लखनऊ, ठीक है, इस तरीके का विकल्प बना दे। 4 विकल्प बना दे, राज्यों के लिखे, जैसे उत्तर प्रदेश को लिख दे, वैसे दूसरे राज्य को लिख दे, पंजाब को लिख दे, है ना, ऐसे करके 4 राज्य को लिख दे, उसके बगल में राजधानी लिख दे। तो आपको इस तरीके सही जोड़े का चुनाव करिए, सही मिलान का, इस तरीके का प्रश्न जब बनता है तो यह वर्गीकरण की बात करता है। इस टाइप का प्रश्न हो जाता है, वर्गीकरण के प्रश्न की बात कर देता है। एक प्रश्न होता है व्यवस्थितीकरण का, यानी कि शब्दों को व्यवस्थित क्रम में लगाने का। एक और प्रश्न इसी के अंतर्गत आता है, व्यवस्थितीकरण का, व्यवस्थितीकरण का प्रश्न, यानी कि शब्दों को क्रम में लगाने की बात करता है। शब्दों को क्रम में लगाना, ठीक है। कई बार परीक्षा में प्रश्न इस टाइप का बन जाता है, तो आप उसका डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सही क्रम में आप शब्दों को लगाते हैं, है ना। जैसे अमन लिख दे, चमन लिख दे, कमल लिख दे, है ना। इस तरीके का जब कर दे तो इसका सही क्रम लगाना है शब्दों का, तो आप उसके डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आप शब्द का चुनाव करोगे, सही से बढ़ोगे आगे से पीछे की दिशा में, वर्गीकरण। तो ये जितने भी प्रश्न आते हैं, ये प्रश्न होते कैसे हैं? सीमित उत्तरी प्रश्न होते हैं। और सीमित उत्तरी प्रश्नों में मूल्यांकन की वैधता और विश्वसनीयता दोनों होती है। सीमित उत्तरी प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बोल सकते हैं। बहुविकल्पी, सत्यासत्य, मिलान, खाली स्थान, वर्गीकरण और व्यवस्थितीकरण के, ठीक है। ये तो हो गया मूल्यांकन के गुण। अब हम लोग एक और पार्ट में मिलते हैं। इस पार्ट में इतना ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है पूरी तरीके से। अभी हम लोगों को पढ़ना है, क्या क्या पढ़ लेना है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, मूल्यांकन के प्रकार, मूल्यांकन के प्रकार, तो कितने क्षेत्रों में मूल्यांकन होता है उसकी भी जानकारी हमको प्राप्त करना है। शैक्षिक मूल्यांकन के क्षेत्र, शैक्षिक मूल्यांकन के क्षेत्र, ये 3 पॉइंट का अध्ययन हम लोगों को नेक्स्ट पार्ट में करना है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, मूल्यांकन के प्रकार और शैक्षिक मूल्यांकन के क्षेत्र कितने होते हैं। जब क्षेत्र की बात करेंगे तो वही ज्ञानात्मक क्षेत्र में मूल्यांकन,
भावात्मक क्षेत्र में मूल्यांकन, क्रियात्मक क्षेत्र या मनोचालक क्षेत्र में मूल्यांकन, इन इतनी चीजों का अध्ययन हम लोगों को करना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, बाकी चीजों का अध्ययन हम लोग करेंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद आपको।